हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इन्वायरमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओजोन डिप्लीशन होता क्या है, तो मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं ओजोन परत का क्रमिक ह्रास या फिर क्षरण भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन ओजोन परत का क्रमिक ह्रास या फिर क्षरण होता है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ओजोन परत की, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में ओजोन परत होता क्या है। ठीक है, जब हमने ओजोन डिप्लीशन में बात की कि ओजोन परत का क्रमिक ह्रास होता है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत होती क्या है। तो आइए जानते हैं कि ओजोन परत क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओजोन परत क्या होती है। तो ओजोन परत वो सतह होती है या वो परत होती है जो कि ओजोन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत वह लेयर या वह सतह होती है जो कि ओजोन के द्वारा बनाई जाती है। अब जब बात करें कि ओजोन क्या होता है, तो ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ओजोन हमारी एक गैस है। ठीक है, जो कि कैसी होती है? ब्लूइश होती है कलर में। ठीक है, ब्लू कलर की होती है। तो ओजोन एक गैस है जो कि ब्लू कलर की होती है और ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी होती है। ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी होती है। मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो ओजोन परत एक वह सतह है जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और ओजोन एक गैस है जो कि एक पेल गैस है जो कि ब्लू कलर की होती है। ठीक है, सो इट्स यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि ओजोन डिप्लीशन में हम सबसे पहले जानते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनवायरनमेंट का। इसमें से इसी टॉपिक में से आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ कवर कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने जान लिया ओजोन लेयर होती क्या है। अब हम आगे जानेंगे कि ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है। इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से होता है कि ये 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये जो बीच में है ये हमारे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। ओजोन एक गैस होती है बेसिकली, और वो ओजोन गैस एक परत बना लेती है, एक सतह बना लेती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। और इसी ओजोन लेयर में जो ह्रास होता है उसे हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आइए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं कि ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है। अगर ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो हमें याद रखना है कि ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि किस मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो आपके समताप मंडल में, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी ओजोन को हम गुड ओजोन या फिर किसको हम बैड ओजोन कहते हैं। जब हम ओजोन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी 2 टर्म्स आती हैं। ठीक है, एक तो हमारी गुड ओजोन आती है, दूसरा आता है हमारा बैड ओजोन। ठीक है, ओजोन में हमारी 2 टर्म्स आती हैं, गुड ओजोन और बैड ओजोन। तो ये गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या होता है, तो वो ओजोन लेयर यानी कि वो ओजोन की वह परत जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो परत पाई जाती है वो हमारी पृथ्वी को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि इनको हम बोलते हैं यूवी रेज। तो हार्मफुल यूवी रेज जो होती हैं, जो कि कहाँ से आ रही होती है, जो कि सूरज से
से आ रही होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो उस ओजोन को हम गुड ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो गुड ओजोन क्या है? वह ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और वो सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है, उसे हम ओजोन गुड ओजोन कहते हैं। और जब हम बात करते हैं बैड ओजोन की, तो बैड ओजोन वो ओजोन होती है जो कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। तो याद रखिए, गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। अब बात आती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ये क्या होता है? तो आप सभी ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते होंगे कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप कमेंट करके अपना कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ और ज़्यादा अच्छा, कुछ बेहतर करने का मन करता है। तो आप हमें मोटिवेट कीजिए और हम आपको वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमने जान लिया कि ओजोन लेयर क्या होती है, गुड ओजोन बैड ओजोन क्या होती है। ये इन्हीं से क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो मैं बता रही थी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आते हैं। आप सभी ने स्टडी किया होगा अपने 8th तक कि सभी ने अपने 8th तक स्टडी किया होगा कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। ठीक है, हमारी अर्थ होती है, अर्थ के बिल्कुल ऊपर आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर हमारा मीजोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर होता है, इसे हम एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं? ये हमारी मंडल होते हैं हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले। तो हम जब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, हमें ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में ही पढ़ना है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमने पढ़ लिया कि गुड ओजोन पाई जाती है, वह ओजोन जो कि हमें हमारी पृथ्वी को हार्मफुल पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली क्या होता है, वैसे तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में घटित होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं। मौसमी घटनाएं हमारी ट्रोपोस्फेयर में घटित होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है। तो आप ऑप्शंस दिए होंगे, वहाँ पे आप मौसमी घटनाएं पे टिक करेंगे, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर में। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस तो बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं, इनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके डायमेंशन की। तो इनके डायमेंशन को भी आप देख पा रहे होंगे कि 0 to 10, हम अर्थ से 10 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं तो हमें ट्रोपोस्फेयर मिलती है। हम ओजोन से 10 किलोमीटर अबव अर्थ से 10 किलोमीटर अबव जाते हैं तो हमें वो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, और उसके अबव 50 किलोमीटर तक हमारा, मतलब 0 से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, और 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, और 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ही हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से शो हो रही होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ओजोन लेयर होता क्या है बेसिकली। तो जब आपने ओजोन लेयर समझ लिया तो आपको ओजोन डिप्लीशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें जान लेना है ओजोन के बारे में। तो ओजोन क्या है, ओजोन लेयर की खोज किसने की थी? तो ओजोन लेयर की खोज 2 साइंटिस्ट थे आपके, चार्ल्स फेवरी एंड हेनरी विजल। ये आपको दोनों नेम याद रखने, ये नेम से पूछ लिए जाते हैं कि ओजोन की
खोज किसने की थी, ओजोन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो ओजोन की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। चार्ल्स फेब्री नाम था उनका और एक का हेनरी बेसन नाम था, और इन्होंने 1913 में ओजोन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओजोन डिप्लीशन बेसिकली क्या होता है। अभी तो हमने सिर्फ ओजोन डिप्लीशन पढ़ने से पहले ओजोन लेयर के बारे में जाना था, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपकी पहली ही लाइन आती है कि द ग्रेजुअल थिनिंग, रिडक्शन और वियरिंग आउट ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। क्योंकि ओजोन डिप्लीशन क्या है, आपकी जो ओजोन लेयर है यानी कि ओजोन परत है उसका पतला होते जाना, उसका कम होते जाना या फिर उसका हट जाना ओजोन डिप्लीशन कहलाता है, ओजोन का क्रमिक ह्रास या फिर ओजोन का क्षरण कहलाता है। तो जब हम ये अगर हमने ओजोन लेयर आपको पहले नहीं बताया होता, तो अगर डायरेक्ट हमने ओजोन डिप्लीशन का एक डिफिनेशन आपको दिया होता तो आपके माइंड में क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर आता कि आखिर ओजोन लेयर क्या होती है। लेकिन जब हमने आपको ओजोन लेयर अच्छे से समझा दिया तो आपको अब यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत बोल सकते हैं कि thinning, reduction or wearing out of the ozone layer is called ozone depletion। सिंपल है, ओजोन डिप्लीशन क्या है। अब हम आगे जानते हैं कि जो थिनिंग होती है यानी कि पतला होना या फिर ओजोन रिडक्शन होना, ओजोन डिप्लीशन ओजोन लेयर का, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन हमारा पोलर रीजन में होता है, यानी कि आप लोगों ने इक्वेटर देखा होगा। ठीक है, आप कुछ इस तरह का इक्वेटर होता है, ठीक, मान लीजिए कुछ इस तरह की संरचना होती है और ये बीच में जो हमारा जा रहा होता है ये हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर के हम यहाँ हमारा साउथ पोल होता है और नीचे हमारा नॉर्थ पोल होता है, सॉरी ऊपर हमारा नॉर्थ पोल होता है और नीचे हमारा साउथ पोल होता है। आई विल डू इट अगेन, थोड़ा गंदा सा भी लग रहा है ये डायग्राम, तो इसको इरेज कर देते हैं, इतना ठीक है। अब जानते हैं कि तो ऊपर हमारा नॉर्थ पोल होता है और नीचे हमारा साउथ पोल होता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्थन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो ये जो हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ हमारा वेस्ट होता है, यहाँ ये हमारा ईस्ट होता है। तो ये जो पोल्स होते हैं इनके आसपास के जो एरियाज होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ ये जो एरियाज़ हैं जो यहाँ पे होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तो ये जो एरियाज़ यहाँ जो एरियाज़ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ओजोन का क्षरण इन एरियाज़ में होता है। स्पेशली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्पेशली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपका अंटार्कटिका में होता है। तो आई होप दैट आपको इतना समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स क्लियर टू यू। टाइम टेकन होता है थोड़ा ड्राइंग अनडन करना। चलिए कोई नहीं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वैसे मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन या फिर थिनिंग ओजोन लेयर का हमारा अंटार्कटिका में होता है और यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन नहीं होगा, यहाँ ओजोन लेयर होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिए। इंस्टीड ऑफ डिप्लीशन इट इज लेयर, ओजोन लेयर होगा ये, ठीक है। तो इसकी जगह आप लेयर कर लेंगे जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तब। अब आइए आगे स्टडी करते हैं।
जो सिवियर अब कहीं कहीं क्या होता है, बहुत बुरी तरह से डिप्लीट हो जाती है हमारी ओजोन लेयर, तो उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत बुरी तरह से डिप्लीट हो जाती है, बहुत बुरी तरह से वहाँ पे ओजोन का क्षरण हो जाता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही, मतलब आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, ये हमारी हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं कि अगर हम एक ही जगह पे, मान लीजिए कोई मिट्टी का एरिया है, ग्राउंड है, और हम उस पर बार बार कोई भी शार्पर ऑब्जेक्ट मारते जाएंगे तो वहाँ एक गड्ढा बन जाएगा। तो सिमिलरली वही बताया गया कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक ही जगह पे अगर बहुत बुरी तरह से ओजोन का क्षरण हो रहा है तो उसको हम ओजोन होल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग का बेसिकली अब तक आप यही समझते थे कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन होल हो जाना ओजोन डिप्लीशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओजोन परत का पतला होते जाना, उसका ख़त्म होते जाना या उसका अपनी जगह से हट जाना, ये सब कहलाता है ओजोन डिप्लीशन, ना कि ओजोन होल। ओजोन होल तो जब होता है जब बहुत रेयरली, बहुत बुरी तरह से अगर एक ही जगह पर ओजोन डिप्लीट हुई है, तब जाके वहाँ होल क्रिएट होता है। अब ओजोन डिप्लीशन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जानेंगे कि ओजोन डिप्लीशन हैपन्स व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम, जब हमारे Cl और Br ये दो एटम्स हमारे एटमॉस्फेयर में किसकी, एयर के, ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं। ये दोनों जब हमारे किसके कांटेक्ट में आएंगे, ये दोनों जब हमारे ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं तब ये एक ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमने बताया कि ओजोन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के, तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन एटम ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं, ओजोन से मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक ओजोन मॉलिक्यूल को ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम ओजोन मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करते हैं, और ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि एक क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर सकता है 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, यानी कि ओजोन के 10,000 मॉलिक्यूल्स को एक क्लोरीन एटम ख़त्म कर सकता है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर क्लोरीन हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो ये हमारे ओजोन लेयर को बहुत हार्म पहुंचाता है, और ये डिस्ट्रॉय तो बहुत जल्दी करता है, उतनी जल्दी ये बनता नहीं है। अब हम जानते हैं, ये तो हमने जान लिया कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ओजोन डिप्लीशन के कारण क्या होते हैं। अगर हम अब कारण की बात करें तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि ओजोन डिप्लीशन के कॉजेस क्या हैं। तो जो मेन रीज़न होता है ओजोन डिप्लीशन का वो क्या है, रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज होना, और हेलोन गैसेस, ठीक है, जो हमारी हेलोन गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में, हेलोजन, ठीक है, हेलोन मीन्स हेलोजन, और वो आप सभी को पता है कि हेलोजन क्या है, हमारी फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, ये हमारी क्या है, हेलोजन है। और ये गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में इनका होना और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिलीज होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है ओजोन डिप्लीशन का। अब ये पूछा जा सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ बनता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा एरोजल स्प्रे कैंस, ये जो गैसेस है हमारी क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारी एरोजल स्प्रे कैन से, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से ये गैसेस निकलती हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिलकर हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। पहला ये हो गया। नेक्स्ट है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो क्रॉप होती है, एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे किसी भी एक फसल को उगाने के लिए हम लोग काफ़ी अलग अलग तरह के उर्वरक का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। और वो फर्टिलाइजर्स वगैरह क्या करते हैं, वो नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका अगर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो
उससे क्या होता है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के थ्रू जाके मिल जाता है और वो भी हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। होता क्या है कि मान लीजिए हमने जो भी हमारी क्रॉप है उस क्रॉप में फर्टिलाइज़र्स लगाएं, ठीक है, उस क्रॉप में हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्प्रे कर दिया, तो वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं और फिर वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। यूज़ ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, तीसरा है कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, इनसे निकलने वाली जो रेज होती हैं, ठीक है, वो रेज हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, यानी कि जो बॉम्ब विस्फोट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये बॉम्ब विस्फोट वगैरह में भी जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को हार्म करती हैं। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, अब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो रॉकेट लॉन्चेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और अगर उनको रेगुलेट नहीं किया गया तो 2025 तक ओजोन लेयर का बहुत ही बुरा ह्रास हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से कि ओजोन डिप्लीशन होता है और सबसे मुख्य कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोजन गैसेस का एटमॉस्फेयर में रिलीज होना है। बाकी सारे कारण क्या है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे लोग अपनी क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए, उसकी पैदावार ज़्यादा करने के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं और उससे ये नहीं देख रहे हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो क्या रहा है, ठीक है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है कि हमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ईजिली जल्दी हम पहुंच जाते हैं कहीं दूसरी जगह, तो लेकिन उससे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर को हार्म कर रही हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, वॉर होते हैं, उनमें एक दूसरे मतलब जब टू कंट्रीज़ में लड़ाई होती है तो वहाँ पे वो लोग बॉम्ब विस्फोट का यूज़ करते हैं और जिससे निकलने वाली गैसेस, बॉम्ब विस्फोट वैसे ही काफ़ी तबाही मचाते हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ को डेंजर में डाल देते हैं, डेथ होती हैं, तो तबाही तो आ ही जाती है एक तरह से, साथ ही साथ उसका असर हमें आने वाली काफ़ी सालों तक भी दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैस की फॉर्म में जो उससे निकलने वाली हानिकारक गैसें जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल गई वो आने वाले 1-2 साल तक हमें नुकसान पहुंचाती रहती हैं। और रॉकेट लॉन्चेस का जो अनरेगुलेशन है, जो बिना किसी रेगुलेटरी के बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो ये तो थे हमारे ह्यूमन कॉजेज़ की जो ह्यूमन लोगों की वजह से हो रहे हैं। अगर हम जाने कि कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते होंगे ओजोन डिप्लीशन के, तो यस बिल्कुल होते हैं। ओजोन डिप्लीशन सिर्फ मानव के कारण ही नहीं होता बल्कि प्राकृतिक भी होता है, लेकिन प्राकृतिक अगर हम देखें तो वो सिर्फ 1 से 2% ही डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को, लेकिन जो मानव के द्वारा डिप्लीशन हो रहा है वो आप खुद देख लीजिए कि 98% हो रहा है। तो 1 से 2 तक का डिप्लीशन हमारा नेचुरल कारण की वजह से होता है, प्राकृतिक कारण की वजह से होता है, और वो कब होता है, वो होता है आपके वॉल्केनोज आ जाते हैं, ठीक है। वॉल्केनोज आप सभी जानते हैं, ज्वालामुखी वगैरह फट जाना, ये एक प्राकृतिक कारण है, लेकिन ये भी कब हो रहा है, ये भी एटमॉस्फेयर के असंतुलन के कारण ही होता है। तो वॉल्केनोज, सनस्पॉट, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, तो ये कुछ हमारे नेचुरल कारण हैं जिनकी वजह से भी ओजोन डिप्लीट होती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, ओनली 1 to 2%। चलिए अब आगे जानते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को सोर्सेज भी जान सकते हैं कि सोर्सेज क्या है हमारे ओजोन डिप्लीशन के, तो इन्हें हम कॉमनली ODS के नाम से जानते हैं, और ये है हमारे, सबसे पहला है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये हमारा पाया जाता है रेफ्रिजरेटर में,
एयर कंडीशनर एसी में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में, जो आप लोग के कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, आपको जगह जगह देखा होगा, आप कहीं भी स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं तो रेड कलर के फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो इन सब में हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। अब देखिए, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इनका इस्तेमाल हम कम करें, कोशिश करें कि कम अमाउंट में हम इन्हें यूज़ करें, ठीक है। जहाँ जैसे अब ड्राई क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो ज़रूरी है हम ऐसे ही क्लोथ्स पहने जिन्हें हमें ड्राई क्लीन ही कराना पड़े। हम नॉर्मल क्लोथ्स को पहनना प्रेफर कर सकते हैं जिन्हें हम ईजिली हैंड से, जो कि ईजिली हैंड्स वॉशेबल हों, जिन्हें हम हाथों से धुल सकें और हमें ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स की ज़रूरत कम पड़े। तो हम इस तरह से इनका यूज़ कम कर सकते हैं, इनको ख़त्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा सोर्स है हमारा हैलोन्स, यानी कि जिसे हम हैलोजेंस कहते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमारी फायर एक्सटिंग्विशर से ही निकलती हैं ये गैसेस भी। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अब आता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये भी हमें फायर एक्सटिंग्विशर और सॉल्वेंट्स में मिलता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा मिथाइल क्लोरोफॉर्म, और ये कहाँ से निकलता है? ये एडहेसिव एरोसोल्स से निकलता है। एडहेसिव और एरोसोल्स वगैरह हमें कहाँ मिलते हैं कि जब कोई सर्जरी वगैरह की जाती है तो वहाँ पर पेशेंट को दिए जाते हैं। डेंटिस्ट वगैरह इसका यूज़ करते हैं टीथ के सर्जरी में, या फिर कोई भी कोई एक्स्ट्रा नेक्स्ट अगली सर्जरी की जाती है तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस एडहेसिव एरोसोल्स का यूज़ करते हैं, और उनसे निकलने वाला मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक सोर्स है ओजोन डिप्लीशन में। लास्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरोकार्बन, और ये हमारे सॉल्वेंट में, क्लीनिंग एजेंट्स जितने भी होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर में पाए जाते हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो वर्ड है फायर एक्सटिंग्विशर, ये कितने अलग अलग तरह के हार्मफुल एलिमेंट्स को, हार्मफुल सोर्सेस को निकालता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। देखिए कितनी जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर आया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनका यूज़ ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, बस हम इनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इनको एक्सेसिव अमाउंट में ना कर ट्राई कर सकते हैं इनको लीस्ट अमाउंट में यूज़ करने की। अब हम आगे जानते हैं कि ये जो ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ओजोन डिप्लीशन का प्रभाव क्या पड़ता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारी ओजोन परत डिप्लीट होती है, उसका ह्रास होता है, उसका क्षरण होता है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है ह्यूमन हेल्थ में, मानव के स्वास्थ्य पर। और कैसे पड़ता है? तो जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी सूरज से आने वाली पराबैंगनी, कह सकते हैं हम, हार्मफुल पराबैंगनी किरणें, यानी कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती हैं। तो अब जब हमारा ओजोन डिप्लीशन होगा तो वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारी पृथ्वी तक आएंगी, और वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर सकती हैं? वो कैंसर करती हैं, सनबर्न, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, एजिंग, जल्दी बूढ़ा होना, और वीक इम्यून सिस्टम, ये इतनी तरह की बीमारियां लोगों में पैदा कर सकती हैं। वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि पृथ्वी तक आ रही हैं, और वो तभी आएंगी जब ओजोन लेयर का क्षरण होगा। तो इसका ओजोन डिप्लीशन का क्षरण मानव स्वास्थ्य पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ये जानवरों के लिए भी हार्मफुल है, और वो क्यों है? क्योंकि वही सेम थिंग जो कि ह्यूमंस के साथ हो रही, वही यहाँ पर भी है कि एनिमल्स को भी कैंसर हो सकता है, उनको भी सनबर्न्स हो सकते हैं, तो ये हमारे एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगी।
नेक्स्ट हम जानते हैं कि ओजोन डिप्लीशन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। वो जब हानिकारक किरणें हमारे एनवायरनमेंट में आएंगी तो वो हमारे ट्रीज़ को, ठीक है, ट्रीज़ को हार्म करेंगी, ट्रीज़ से मिलने वाली एयर हमें हार्म कर सकती है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा। और जब हमारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ेगा तो वहाँ रहने वाली स्पीशीज़ जो हैं उनको भी इफ़ेक्ट होगा। अब हम जानते हैं मरीन लाइफ। मरीन लाइफ क्या होता है, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर भी एक दुनिया पाई जाती है, वहाँ भी जानवर रहते हैं, वहाँ भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उन्हें भी ये अल्ट्रा वायलेट रेस अफेक्ट करती हैं। अब देखिए कैसे करती हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये हमारे समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स या फिर वो जंतु जो कि इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स पर डिपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं ड्यू टू दीज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जाकर फाइटोप्लैंक्टन पर अटैक करती हैं और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जो जानवर खा रहे हैं उनको भी हार्म होता है। और ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी ओजोन डिप्लीशन की वजह से ही पृथ्वी तक आ पा रही हैं। मैंने आप लोगों को भी ऊपर एक डायग्राम दिखाया था, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने क्लियरली नहीं दिखाया था, बट आप कोशिश कीजिए इसको देखने की। देखिए ये सन है, इस सन से देखिए आप रेज आ रही हैं, तो जब हमारी ओजोन पे कोई फ़र्क नहीं है, हमारी ओजोन लेयर यहाँ पर हेल्दी है, तो क्या हो रहा है कि ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दे रही है, ठीक है, दिख रहे होंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ ओजोन होल हो गया है, मतलब यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ है, तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो हमारी अर्थ तक पहुँच रही हैं, और यही रेस पृथ्वी पर आकर क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिजम्स को, हमारे एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को, मरीन लाइफ को। अब ओजोन डिप्लीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाए गए थे, तो जान लेते हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहला है कि हमें ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, हमने जो भी ODS पढ़े थे उनका हम यूज़ करना कम कर दें, ख़त्म नहीं कर सकते। अब मैं ख़त्म करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ उनका यूज़ हम कम से कम करें, मतलब वही है कि अगर किसी और तरह से काम हो सकता है तो उसे वहाँ यूज़ ना करें। फ्रिज, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसका मेनली यूज़ हम क्यों करते हैं, पानी ठंडा करने के लिए, जो भी खाना हम बना रहे हैं उसको रखने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो सके। तो कोशिश कीजिए ना कि उतना ही बनाएं जितना हम एक बार में खा सकें, उसको रखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब हम उसे यूज़ कर लें, अदरवाइज़ हम उसे ऑफ कर दें, फिर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो रिलीज़ होगा बट उतना अमाउंट में नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि हम इन रेफ्रिजरेटर्स को थ्रू आउट डे एंड नाइट कंटिन्यू ना चलाकर कुछ समय के लिए इन्हें रेस्ट दे दें। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंक्लूडेड इन 1987 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। और ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, जो कि आपका 1987 में हुआ था। तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन दिए गए थे, आपको जो निर्देश दिए गए थे, उनको आप फॉलो करें। और वही मैंने अभी बताया था, थर्ड यूज़ वही है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि हम रेफ्रिजरेटर से या एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, तो उसका यूज़ हम कम कर दें, ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो वही है कि इको फ्रेंडली केमिकल्स का यूज़ किया जाए रेफ्रिजरेशन में, यानी कि रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर में। एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में ही इको फ्रेंडली केमिकल्स का यूज़ किया जाए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ हैं। अब आइए जानते हैं अगला क्या कर सकते हैं हम। तो हम रिवैम्पिंग द इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CS, हाँ, जो भी इंडस्ट्रीज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोड्यूस करते हैं उनको हम रिवैम्प कर सकते हैं। यूज़ करें हम इको फ्रेंडली फ्यूल का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो भी है, हम जैसे हम लोगों ने अभी देखा होगा आप लोगों ने कि आपका ई-रिक्शा चलता है जिसमें CNG का यूज़ होता है, तो मतलब बैटरी से ई-रिक्शा चलता है, ऑटोज़ में भी CNG यूज़ होने लगी है। तो
जो भी हमारे वाहन हैं जिनके थ्रू हम ट्रैवलिंग करते हैं उनमें हम पेट्रोल डीजल की जगह जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनकी जगह हम क्या मतलब वही इको फ्रेंडली फ्यूल यूज़ करें, हम पेट्रोल डीजल को यूज़ ना करके सीएनजी को यूज़ करें जो कि पोल्यूशन क्रिएट ना करे, क्योंकि पोल्यूशन ही ओजोन डिप्लीशन को करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट अब हम बात, इतना तो हमने जान लिया, अब जानेंगे कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि लिए गए थे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला स्टेप है हमारा वेना कन्वेंशन, और वेना कन्वेंशन से भी क्वेश्चन आता है कि वेना कन्वेंशन कब साइन हुआ था। तो ये वेना कन्वेंशन आपका 1985 में साइन हुआ था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वेना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो ओजोन लेयर से कनेक्ट रिलेटेड है और साइन हुआ था 1985 में। और इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स, इसमें कोई भी लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स नहीं था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आपको ये फॉलो ही करना है, आपको इसमें जुड़ना ही है। ये बनाया गया था, जिसका मन आए वो इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करे, जिसका मन नहीं आए वो ना करे। वो बाइंड नहीं है, इनसे बाधित नहीं है कि उसे करना ही है, अदरवाइज उसे पनिश किया जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि इसमें लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स नहीं थे। जिसका मन है वो इसको फॉलो करे, जिसका मन नहीं है वो ना करे। तो वेना कन्वेंशन इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि भैया जब ये आ गया कि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपका मन है आप क्या करते हैं, तो कौन हम क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। नेक्स्ट हमारा आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये हमारा 1987 में साइन हुआ। इसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो निर्देश दिए गए वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के दिए गए। ये प्रोटोकॉल था ओजोन लेयर की तरफ बताया ही कि एक कदम था ओजोन लेयर को बचाने के लिए। इसने सिर्फ टारगेट किया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पर ही। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने कहीं और कुछ नहीं किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने सिर्फ इतना जाना कि वो कौन सी ऐसी सोर्सेस हैं जो ओजोन को हार्म कर रही हैं, उन्हीं सोर्सेज पे इन्होंने वर्क करना शुरू किया कि कैसे उन्हें कम किया जा सकता है। यूनिवर्सल ट्रीटी था, अल्लाह मतलब पूरे दुनिया से यहाँ लोगों ने सहयोग किया था, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रीटी रहा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये लीगली बाइंडिंग था। इसमें दिए गए निर्देशों का पालन आपको करना ही होगा। तो ये थोड़ा प्रभावी रहा। तो ये था आपका ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के इन्हीं में से क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। आई होप दैट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंड इट वेल, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने सजेशंस हमें पहुंचाइए, ताकि हम अपनी टीचिंग में चेंजेस ला सकें, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।